एनडीए के संसदीय दल की बैठक में मोदी को चुना जाएगा एनडीए का नेता। 9 जून को प्रधानमंत्री की शपथ ले सकते हैं नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर बोला हमला, कहा मोदी शाह ने निवेशकों के 30 लाख करोड़ रुपए डुबोए। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। पीयूष गोयल बोले निवेशकों को डराने और गुमराह करने की रच रहे हैं राहुल साजिश। प्रियंका गांधी ने इंडिया गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन पर यूपी के साथियों को किया सलाम, कहा जागरूक जनता पर है गर्व। सहयोगी दलों की डिमांड से बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें। नीतीश ने मांगे रेल समेत 3 मंत्रालय, चंद्रबाबू नायडू भी अड़े। अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत से अभद्रता। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ महिला कर्मी ने जड़े तमाचे, की गई सस्पेंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाली बीजेपी की सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत से बदसलूकी का मामला सामने आया है। आपको बता दें, सांसद की ओर से दी गई शिकायत में सामने आया है कि वह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंची थी। उन्हें फ्लाइट से दिल्ली आना था। सिक्योरिटी चेक इन के बाद जब वह बोर्डिंग के लिए जा रही थी, इसी दौरान सीआईएसएफ की महिला एलसीटी कुलविंदर कौर ने उन्हें थप्पड़ मारा। उसके बाद कंगना रनौत के साथ यात्रा कर रहे शख्स मयंक मधुर ने कुलविंदर कौर को थप्पड़ मारने की कोशिश की। फिलहाल आरोपी सीआईएसएफ कर्मी को हिरासत में ले लिया गया और खबर सामने ये भी आई है कि सीआईएसएफ महिला कर्मी को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं कंगना ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया। कंगना ने कहा कि मैं बिल्कुल सेफ हूं और ठीक हूं। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट। रुक करेंगे अगली खबर का। फरीदाबाद के गांव पाली और इससे सटी कॉलोनियों में बिजली पानी न आने से स्थानीय लोगों ने सड़क जाम कर दी, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। लोगों के आरोप हैं कि 25 मई यानी वोटिंग के दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन उसके बाद से अभी तक न तो बिजली आ रही है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी ने इकट्ठे होकर आज फरीदाबाद सोहना रोड को जाम कर दिया। छोटे छोटे बच्चों ने इस तपती गर्मी में सड़क पर लेटकर भी जाम लगा दिया और अपने लिए बिजली पानी की मांग की। लोगों का आरोप है कि बिना बिजली पानी के उनके छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं। प्रशासन को उनकी मांग पर जल्दी ध्यान देना चाहिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे लोगों को राहत देनी चाहिए। सोना रोड है, पाली गांव है। लाइट के लिए हमने रोड जाम किया है, क्यों? हमको लाइट ही नहीं है तो पानी बच्चे पिएंगे कहाँ से? पानी घर नहीं है, नहाने के लिए नहीं, धोने के लिए नहीं, क्या करेंगे? बच्चे परेशान हैं। 4 दिन 5 दिन हो गए, लाइट ही नहीं आ रही, ना दिन है ना रात है, कहाँ से करेंगे? तो कितने घर हैं जिनमें लाइट नहीं आ रही? पूरी कॉलोनी में नहीं है, 500 घर है, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आ रहा है। वोट लेने के लिए सब आते हैं। रोड जाम क्या है? अधिकारी अभी कोई नहीं आया, कोई नहीं आ रहा। ये है पाली गांव और ये आकाश डेयरी है, आकाश डेयरी है सैन कॉलोनी, और लाइट नहीं आ रही है 15 दिन से। हम लोग परेशान है, बहुत परेशान है। नाइट ड्यूटी वाले भी परेशान है और जो दिन में लेडीज रहती है वो भी परेशान है। लाइट नहीं आ रही है। प्रधान को फोन किए, वोट तो लेने आ जाते, प्रधान को फोन किए, वो भी नहीं आए हैं। पूरे हम लोग 4 घंटे से परेशान हो रहे हैं। गाड़ी वाले शरीर पे चढ़ाने तैयार है। बिजली देंगे, पानी देंगे, सब कुछ देंगे। क्या नाम है? आंचल नाम है मेरा।
हाँ, गरीब दुखिया लोग 2 पैसे जोड़ के प्लॉट लिए, बिजली पानी सब कुछ देंगे, सब कुछ बात होती है। वोट के टाइम आता है कि वोट दे दो, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, और अभी लाइट नहीं देते। बच्चे छोटे छोटे हैं, पानी के लिए परेशान है, बच्चे को दस्त लग जा रहा है, उल्टी हो रही है, सब कुछ हो रही है। अभी तक ना कोई पुलिस भी आए, साइड में खड़े हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। फरीदाबाद में तीसरी बार कृष्णपाल गुर्जर जी हाँ, क्या कहेंगे? कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, जब हमारे लिए कुछ नहीं हुआ तब तक हम गरीब आदमी होकर प्लॉट लिया, हमें पानी नहीं मिल रहा है। वो हमारे घर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, विनती करते हैं, हम उन्हें वोट देते हैं तो हमारी सुनेंगे, लेकिन वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। इनकी 25 तारीख तक तो लाइट आई है, इलेक्शन के बाद लाइट नहीं आ रही। दिन में लाइट गुल है, रात में गुल है, फिर 3 में 24 घंटा लाइट है। मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको लाइट दी जाए। और लाइट परेशान है, नहीं पानी है ना कुछ। बच्चे बेचारे दस्तन में मर रहे हैं, बुखार हो रहा है, डॉक्टर के ले जा रहे हैं बिना लाइट के। कम से कम 50 डिग्री तापमान है और मास्टर खा रहा छूट के। इन नेताओं को देखनी चाहिए। 25 तारीख के बाद लाइट नहीं है आज के। लोकसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद महाराष्ट्र में सभी दल हार और जीत की समीक्षा कर रहे हैं। इसी बीच एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा कि उनकी पार्टी और एक निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह एक जैसा होने से वोटरों को भ्रम हुआ है और 17 लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी हार गई। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि उनकी पार्टी और एक निर्दलीय उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह एक जैसा होने से वोटरों को भ्रम हुआ और 17 लोकसभा सीट पर उनकी पार्टी हार गई। जयंत पाटिल ने बुधवार को मुंबई में कहा कि वोटों को बांटने के इरादे से जानबूझकर ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि पार्टी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। मध्ये ज्या ठिकाणी निवडणुका लढवल्या त्यात तुतारी वाजवणारा माणूस हे आमचं चिन्ह होतं, पण त्याच्याबरोबर एक पिपाणी पण होती। ती पिपाणीला तुतारी म्हटले गेलेलं होतं, त्यामुळे त्याचा प्रचार तुतारी म्हणून करून काही पॅम्फलेट वाटण्यात आले सर्व मतदारसंघात। त्याचा फटका जर बघितला तुम्ही तर सर्व मतदारसंघात म्हणजे दिंडोरीमध्ये 1,03,000 मतं त्या पिपाणीला गेले। एनसीपी में टूट के बाद चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट की पार्टी को तुरही बजाते शख्स की तस्वीर चुनाव चिन्ह के तौर पर दी थी। चुनाव से पहले एनसीपी शरद पवार गुट ने निर्दलीय उम्मीदवार को करीब करीब वैसा ही चुनाव चिन्ह देने की शिकायत दर्ज कराई थी। जयंत पाटिल ने कहा कि वे इस मुद्दे पर चुनाव आयोग में फिर से पार्टी की बात रखेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। रतलाम से अगली खबर है, जहां शहर में बीच सड़क पर मारपीट की घटना सामने आई है। सड़क पर चले हैं लाठी डंडे, 2 युवकों की पिटाई की गई है। शहर के स्टेशन रोड की ये घटना बताई जा रही है, जहां का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ित और आरोपियों को पुलिस ढूंढ रही है। तो सरेराह लाठी डंडे चलते दिखाई दिए हैं। 2 युवकों को जमकर पीटा गया है। शहर स्टेशन की ये घटना है। पीड़ित और आरोपियों को पुलिस अब ढूंढ रही है। तो रतलाम से अहम खबर आपको दिखा रहे। शहर में बीच सड़क पर मारपीट की घटना सामने आई है। इसका वीडियो भी सामने आया है। सड़क पर चले हैं लाठी डंडे और इस दौरान 2 युवकों को जमकर पीटा गया है। शहर के स्टेशन रोड की ये घटना है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। रतलाम से अहम खबर, पीड़ित और आरोपियों को पुलिस अब ढूंढ रही है। शहर में बीचों बीच सड़क पर मारपीट की यह घटना सामने आई। अब रुक रहेंगे अगली खबर का। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां लोकसभा चुनाव की 29 सीटों में भाजपा का दबदबा एक बार फिर से कायम हुआ है। सतना से लोकसभा प्रत्याशी रहे गणेश सिंह 5वीं बार सांसद चुने गए हैं। जीत के दूसरे दिन सांसद गणेश सिंह दल बल के साथ मां शारदा के चरणों में माथा टेकने पहुंचे। उसके बाद बड़ा अखाड़ा में भगवान राम जानकी की पूजा अर्चना कर संत शिरोमणि सीता बल्लभ शरणजू महाराज का आशीर्वाद लिया। महर के भाजपा कार्यालय में सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ताओं ने 5वीं बार सांसद चुने गए गणेश सिंह का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया।
देश के बाद में अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। कन्नौज से अहम खबर सामने आ रही है, जहां मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव को बधाई दी है। मंत्री ने अखिलेश यादव को लिखा पत्र, कहा आपकी जीत के बाद रोचक स्थिति, चेयरमैन बीएसपी, विधायक बीजेपी और सांसद एसपी का इस संगम को बताया लोकतंत्र की खूबसूरती, मिलकर जिले के विकास की जताई उम्मीद। मंत्री का अखिलेश को बधाई का लेटर वायरल हुआ है। लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो मंत्री का अखिलेश को बधाई का लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, असीम अरुण ने यह लेटर लिखा है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश को बधाई दी है। कन्नौज से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। जीत के बाद मंत्री असीम अरुण ने अखिलेश यादव को बधाई दी है। उन्होंने कहा पालिका अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का, विधायक भाजपा का और सांसद सपा का, और तीनों मिलकर ये लोकतंत्र की खूबसूरती उन्होंने बताया, और तीनों मिलकर कन्नौज का विकास करेंगे, ऐसा उन्होंने ऐसी उम्मीद जताई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बहराइच से अगली खबर है, जहां जिलाधिकारी मोनिका रानी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पयागपुर का निरीक्षण कर चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति, दवाओं की उपलब्धता, भवन व परिसर की साफ सफाई, मुख्यमंत्री पोषण घर, औषधि वितरण काउंटर, पंजीकरण काउंटर, इमरजेंसी वार्ड व सामान्य वार्ड, महिला वार्ड, प्रसव कक्ष, ओपीडी, एक्सरे कक्ष इत्यादि का निरीक्षण कर मरीजों व उनके तीमारदारों से आवश्यक जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहां पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अतुल मिश्रा विगत 1 जून 2024 से अनुपस्थित चल रहे हैं। बताया गया कि डॉक्टर मिश्रा पूर्व में भी अनुपस्थित रहने पर इनका वेतन रोकने की कार्रवाई की गई थी। डीएम ने निर्देश दिए कि चिकित्सक के संबंध में विभाग को वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया जाए। अगली खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस ने ट्यूबवेल से मोटर व अन्य सामान चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 5 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से अवैध असलहा व घटना में प्रयुक्त पिकअप व चोरी का सामान भी बरामद हुआ है। आपको बता दें कि थाना मंडी धनौरा पुलिस ने चुचैल नहर पुल के पास पिकअप गाड़ी के साथ 5 चोरों को गिरफ्तार किया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। चुनाव होने के ठीक बाद लखनऊ में नाराज अभ्यर्थी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर हुंकार भरने लगे। 2.5 साल से अपनी नौकरी का इंतजार करने वाले अभ्यर्थी आज भर्ती बोर्ड के अफसरों के सामने गिड़गिड़ाते नजर आए। जब वो अपने सभी साथी अभ्यर्थियों के साथ पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से मिलने पहुंचे तो स्थानीय पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक कर धरना स्थल इको गार्डन भेज दिया। बीटेक की डिग्री लिए अभ्यर्थियों का मानना है कि जिस पुलिस भर्ती बोर्ड ने जनवरी 2022 में रेडियो संवर्ग में 2430 पदों पर 3 अलग भर्तियां निकाली थीं, उनमें से हेड रेडियो ऑपरेटर की 936 पदों पर जंग है और ये जंग पुलिस अफसरों की लापरवाही से हुई है, जिसका विचार इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है। ये रिपोर्ट देखिए। चिलचिलाती इस कड़ी धूप में हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लखनऊ पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थी नाराज हैं। आरोप है कि जिस पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने साल 2022 के जनवरी महीने में रेडियो संवर्ग में 2430 पदों पर भर्तियां निकाली थी, जिसमें 936 हेड रेडियो ऑपरेटर के पद हैं, 1374 असिस्टेंट रेडियो ऑपरेटर के पद और वर्कशॉप स्टाफ के 123 पदों पर रिक्त भर्ती। अभ्यर्थी कहते हैं कि उस वक्त ये भर्तियां उन लोगों के लिए जो डिप्लोमा होल्डर और उसके समकक्ष हैं उनके लिए थी, जिसका जिक्र भी भर्ती विज्ञप्ति ने दिया था। बीटेक होल्डर ने भी पुलिस द्वारा निकाले गए इन पदों पर आवेदन किया। आक्रोशित अभ्यर्थियों का कहना है कि उस वक्त भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने मेल, आईजीआरएस और आरटीआई के जरिए जवाब दिया था कि बीटेक होल्डर भी इन अभ्यर्थियों के लिए काबिल हैं,
लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी लिखित परीक्षा होने और उसके परिणाम आने के बाद बीटेक होल्डर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमारी मांग यही है कि जैसा भर्ती बोर्ड का स्टैंड था 2021 में, जो भर्ती बोर्ड का स्टैंड था, 2022 में वैकेंसी आई, भर्ती बोर्ड ने 2021 में स्टैंड लिया था कि बीटेक अहर होगा। और ये नियमावली विज्ञापन बनाना भर्ती बोर्ड का काम है, ये सरकार का शासन का काम है। अगर आपने हमको एलिजिबल किया था 2021 में, तो आज आप 2024 में एक मीटिंग के जरिए हमको बाहर आप कैसे कर सकते हैं? आप आरटीआई में आपने बोला, आपने IGRS में बोला, आपने ऑफिशियल आके बोला, वर्तमान DG ने बोला, सब कुछ अगर हुआ है हमारे पक्ष में, तो आज कैसे एक भर्ती बोर्ड की एक मीटिंग के सामने आप कैसे हमको बाहर कर दी? मुख्यमंत्री जी भी उस मीटिंग में थे जिस मीटिंग में ये बात बोली गई थी कि बीटेक इस भर्ती के लिए एलिजिबल है। इस पूरी हायरार्की में बीटेक कहीं नहीं है। क्या उच्च योग्यता धारण करना, क्या बीटेक धारण करना, क्या PhD करना, क्या बीटेक करना, क्या हायर डिग्री लेना अभिशाप है? अगर है तो हम अपनी डिग्री यहाँ दान दे के जाएंगे आज भर्ती बोर्ड को कि आगे से हम पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। आप भर्ती बोर्ड क्यों आए हैं? हम भर्ती बोर्ड अपने अधिकार की मांग करने आए हैं। भर्ती बोर्ड ने जो 2021 में स्टैंड लिया था विज्ञापन निकालने से पहले, उसने बोला था कि बीटेक एलिजिबल है, हमसे पेपर कराया गया, हमारी आंसर की आई, हम 1.5 महीने से रनिंग कर रहे हैं और आज आप एक नोटिस निकाल के कह रहे हैं हम बीटेक को बाहर कर रहे हैं। हम उसमें हमसे गलती हो गई थी। ये संस्था है जो पूरे प्रदेश को लीड कर रही है, कह रही हमसे गलती हो गई थी। अब आप चाहते क्या है? अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि चाहे वो डिप्लोमा स्टूडेंट है, चाहे वो बीटेक स्टूडेंट हो, जिसका नंबर अच्छा है, जो इस भर्ती के एलिजिबल है, जो योग्य है, उनको लिया जाए। डिप्लोमा होल्डर अभ्यर्थी इस लड़ाई को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा कि 936 पदों पर हेड रेडियो ऑपरेटर बीटेक होल्डर का होना बनता ही नहीं, जिस पर कोर्ट ने भर्ती बोर्ड से अपना जवाब दाखिल करने को कहा। भर्ती बोर्ड ने कहा कि 2021-22 में लिए गए फैसले को आंशिक रूप से संशोधित करना है। ऐसे में बच्चों का भविष्य खतरे में है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर भर्ती बोर्ड में बैठे तत्कालीन अधिकारियों ने उस वक्त कहा था कि बीटेक होल्डर इन रिक्त पदों के लिए स्वीकार्य हैं, तो फिर 2.5 साल के बाद ऐसा दुर्व्यवहार और बच्चों की किस्मत से खिलवाड़ क्यों? शिकायत हमारी ये है कि हमारी जो वैकेंसी आई थी 2022 में, उसमें हमारे पास जो एलिजिबिलिटी दी गई थी उसमें डिप्लोमा मांगा गया था कुछ ब्रांचेस में, और समकक्ष लिखा हुआ था। तो समकक्ष में हमने बीटेक वाले जो स्टूडेंट्स हैं और बाकी भी हैं BCA MCA वाले भी, उन्होंने भी अप्लाई किया। तो बीटेक वालों का ने जब अप्लाई किया तो उन्होंने भर्ती बोर्ड से मेल के थ्रू, जो भी मेल दिया गया था उसके मेल के थ्रू पूछा कि क्या बीटेक एलिजिबल है। नोटिफिकेशन आया था जनवरी में 2022 में, उसके बाद मैंने खुद मेल किया था उस भर्ती बोर्ड को, तो उन्होंने कहा कि आप लोग भर सकते हैं। मैंने पूछा कि भर सकते हैं नहीं भर सकते बीटेक वाले, तो उन्होंने कहा कि भर सकते हैं। उसके बाद हमने तैयारी करना शुरू कर दिया, फिर लोगों ने RTA भी लगाया, उसमें भी यहाँ भर्ती बोर्ड आके पूछा गया, तो भर्ती बोर्ड ने कहा कि आप लोग अलाउ हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से हमने पूरी प्रक्रिया कर ली है, तो आप लोग भर सकते हैं। तो हमने पूरा 2.5 साल मेहनत किया है। उसके बाद जब एग्ज़ाम भी दिया और उसके बाद जब IGRS लगाया, तो पहले तो इन्होंने 16 अप्रैल को IGRS लगाया था, तो उन्होंने बोला कि बीटेक अलाउ है। उसके बाद तुरंत बाद 23 अप्रैल को मीटिंग हो गई, उन्होंने बोला फिर बीटेक हटा दिया गया है कि वो जो आदेश था बीटेक को बिना आदेश के अलाउ किया। तो उसमें हमारी गलती क्या है बताइए? हमने तो 2.5 साल मेहनत किया है। ये भर्ती जनवरी 2022 की थी, मगर 2021 के 8वें सितंबर के महीने में इनकी मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था कि बीटेक अलाउ कर रहे हैं। मतलब नोटिफिकेशन आने के पहले ही इनकी मीटिंग ने डिसाइड कर लिया था कि बीटेक अलाउ कर रहे हैं। उसके बाद अचानक क्या हुआ कि इन्होंने हमको बदल दिया। इन्होंने हमको नोटिफिकेशन में उसमें IGRS में अलाउ किया, इन्होंने हमको RTI में अलाउ किया, इन्होंने हमें जीमेल, जब हमने कब 500 लोगों ने जीमेल भेजे, इन्होंने हर जीमेल हमको अलाउ किया। हम लोग तैयारी किए, एग्जाम दिए, अब हम दौड़ना शुरू किए। अचानक से 2-2.5 साल बाद ऐसा क्या प्रेशर आया डिप्लोमा वालों का, कि किसी का क्या प्रेशर आया, इन्होंने हमको अचानक से बाहर कर दिया। हम वही अपनी मांग कर रहे हैं कि आपने हमको ऐसा क्यों किया? आप पहले हमको बता देते, 2 साल पहले बता देते, हम लोग जीमेल कर रहे थे, आप हमको अलाउ ना करते। अब आपने अलाउ कर दिया, हम लोग दौड़ना शुरू कर दिया, एग्जाम दिए, पास किए, अब अचानक से हमको बाहर कर दिया गया है। इसके हम लोग बिल्कुल से खिलाफ हैं। दोबारा इनकी मीटिंग होनी चाहिए, दोबारा इस पर फैसला लेना चाहिए और जो सबके पक्ष में हो वो फैसला इनको लेना चाहिए। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को पुलिस अफसर ने आश्वासन दिया कि महज 4 अभ्यर्थियों का ही डेलीगेशन पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से मिल सकता है। जिसके बाद वहां से निकले अभ्यर्थियों से बातचीत की हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बाहर जहां सुबह अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे थे और अपने हक की मांग कर रहे थे, वहीं पर भर्ती बोर्ड के चेयरमैन और तमाम अधिकारियों से बातचीत करके निकले हैं अभ्यर्थी और उनसे हम बातचीत करेंगे। जिन रेडियो संवर्ग को लेकर के आप लोगों की लगातार मांग थी और आप बीटेक होल्डर हैं, भर्ती बोर्ड ने साफ तौर से मना कर दिया था कि बीटेक होल्डर को नहीं देंगे। अब आपकी क्या बातचीत हुई? भर्ती बोर्ड ने साफ तौर पर मना ही किया था। ये 2022 में विज्ञापन आया था और भर्ती बोर्ड ने तब उसमें बीटेक को एलिजिबल किया था
और फिर इसके बाद 2 साल बाद लगभग इसका पेपर होता है और उसमें सभी बच्चे मिलकर पेपर देते हैं, है ना। उसके बाद एक लगभग 1.5 महीने बाद आंसर की आती है। तो फिर जब आंसर की आती है तो उसके बाद जिन बच्चों के अच्छे नंबर आए थे डिप्लोमा और बीटेक में, वो बच्चे अपना रनिंग वगैरह करना शुरू कर दिए। फिर कुछ ऐसे बच्चे थे डिप्लोमा जिन्होंने ये आंसर के आने के बाद ये देखा कि हमारे नंबर कम आ रहे हैं, फिर वो कोर्ट चले गए। उन्होंने कोर्ट का रुख किया इस बात के लिए कि नहीं बीटेक को बाहर किया जाए। अब सभी लगभग जितने बीटेक स्टूडेंट थे अच्छे उन्होंने तैयारी की, उनके अच्छे मार्क्स आए और हम शुरू से इस बात के स्टैंड में थे कि जो जिनके अच्छे नंबर है, जो अच्छी मेरिट में है, उनका सिलेक्शन किया जाए किसी भी पद के लिए। फिर ये कोर्ट इन्होंने डिप्लोमा वालों ने कोर्ट केस इलाहाबाद ले गया, इलाहाबाद हाई कोर्ट में माननीय चिल्ला इन्होंने केस किया। उसके बाद भी भर्ती बोर्ड ने विभिन्न आरटीआई और आईजीआरएस के माध्यम से पूछा गया। भर्ती बोर्ड ने तब भी रिप्लाई दिया 24 अप्रैल तक ही रिप्लाई दिया कि नहीं आरटीआई और आईजीआरएस में कि बीटेक हायर डिग्री है। 16 अप्रैल तक कि बीटेक हायर डिग्री है और हम बीटेक एलिजिबल कर रहे हैं। फिर अचानक से इन्होंने 24 अप्रैल को एक मीटिंग की और उस मीटिंग में इन्होंने ये लिख रहा है, भर्ती बोर्ड ने मीटिंग में ये लिखा कि जो हमने 2021 में विज्ञापन से पहले निर्णय लिया था कि बीटेक एलिजिबल है, हम उसको अब आंशिक रूप से संशोधित कर रहे हैं और 2024 में हम बीटेक को बाहर कर रहे हैं। ये उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया, काउंटर सबमिट किया भर्ती बोर्ड ने। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर एक बार गेम स्टार्ट हो गया, उससे पहले अगर नियम बन गए थे तो आप गेम स्टार्ट होने के दौरान आप नियम नहीं बदल सकते हैं। हमारा भर्ती बोर्ड से केवल यही मांग है कि आप जिस स्टैंड पे थे आप उस स्टैंड पे रहिए। आप बीटेक एलिजिबिलिटी के स्टैंड पे थे, आप बीटेक एलिजिबिलिटी के स्टैंड पे रहिए। बाकी माननीय उच्च न्यायालय से जो भी निर्णय होगा हम उस निर्णय को मानने के लिए तैयार हो, चाहे बीटेक स्टूडेंट हो, चाहे अच्छे नंबर आए हो, चाहे कम नंबर आए हो। ये सबके अस्तित्व की लड़ाई है। डिप्लोमा हेड ऑपरेटर जो वैकेंसी है, इस पूरी वैकेंसी हायरार्की में पुलिस एक कांस्टेबल से लेकर डीजी डीआईजी तक के पद हैं और उस पद में सोचिए कहीं भी ग्रेजुएशन एलिजिबल नहीं है। तो क्या ये ग्रेजुएशन करना, क्या बीटेक करना, हाई डिग्री लेना क्या गलत है? इस पे माननीय उच्च न्यायालय का भी निर्णय आया है कि हाई डिग्री जो है वो अभिशाप नहीं है। अगर जो वेल एजुकेटेड है, जिनके नंबर अच्छे हैं, जो मेरिट में है, और सोचिए ये टेक्निकल पद है। रेडियो ऑपरेटर का मतलब होता है कि हम सारा रेडियो डिपार्टमेंट डील करेंगे और टेक्निकल पद होने के बाद भी अगर टेक्निकल बीटेक ही नहीं लिया जाएगा तो फिर हम कहाँ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे? हम तो ये कह नहीं रहे कि हमारा कम नंबर सिलेक्शन, हम मेरिट लाए हैं, हम अच्छे नंबर लाए, इसके बाद हम बोल रहे हैं कि आप हमारा सिलेक्शन करिए। क्या 2-2.5 साल तक क्या डिप्लोमा की इस बात का संज्ञान नहीं था? उस समय भी पब्लिक बोर्ड ने पब्लिकली बोला था, अपने पोर्टल पे बोला था, उन्होंने मेल किया था, उन्होंने फोन किया था, हर बात उन्होंने पब्लिक नोटिस दी है कि बीटेक एलिजिबल है। क्या 2.5 साल तक डिप्लोमा की इस बात का एहसास नहीं था कि हम अपने अधिकार को यहाँ उठाएं? आज जब उनके नंबर कम आए हैं, जब आज आपके नंबर कम है, तो आप अपने अधिकार आज क्यों उठा रहे हैं? पहले आप उठा लेते। मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि जिनके अच्छे नंबर है, जो मेरिट में हो, चाहे जिस डिप्लोमा भाई हो चाहे बीटेक भाई हो, उनका सिलेक्शन होना चाहिए। हाई डिग्री को कभी भी अभिशाप नहीं बताया जाना चाहिए, हाई डिग्री कहीं भी मारी नहीं जानी चाहिए। 2022 में मैंने डिप्लोमा ऑर्डर के साथ बीटेक को एलिजिबल बताया था, अभी 2.5 साल बाद आप एलिजिबल बता रहे हैं। तो लड़ाई किससे है, भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से कि डिप्लोमा ऑर्डर से? हमारी लड़ाई सर किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ लड़ाई नहीं है, हमारी सिर्फ ये मांग है कि भर्ती बोर्ड जो डिसीजन 2021 में ले चुका था, अपने उसी डिसीजन पे भर्ती बोर्ड कायम रहे। बस हम ये चाहते हैं। बाकी डिप्लोमा कोर्ट गया है, हम भी कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से लड़ेंगे। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम लड़ाई कोर्ट में देखेंगे। बस भर्ती बोर्ड न्यूट्रल रहे, बस हम ये चाहते हैं और कुछ नहीं। अब भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से आप मिले, चेयरमैन मिले, उन्होंने आश्वासन दिया आपकी भर्ती होगी। वो तो सर कोर्ट का मैटर है, उन्होंने बोला कि कोर्ट का मैटर है, तो उसी हिसाब से हम डिसीजन लेंगे। हाँ, उन्होंने इस बात जिस तरीके से डिप्लोमा होल्डर्स कोर्ट गए, क्या आप लोग भी कोर्ट जाएंगे? हम लोग सर ऑलरेडी कोर्ट जा चुके हैं, कोर्ट मैटर चल रहा है। सर लोगों ने यही बोला है कि अभी मैटर कोर्ट का है तो अभी कोर्ट करेंगे। साफ तौर से इनका कहना है कि जो 2021 में स्टैंड लिया गया था पुलिस के बड़े अधिकारियों का, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के बड़े अधिकारियों का, वो अब 2.5 साल बाद स्टैंड पुलिस के अधिकारी नहीं ले रहे हैं। इसके साथ साथ 24 से 30 पदों पे जो रेडियो संवर्ग में जो भर्ती निकली थी, उसमें से 900 कुछ के जो पद थे, जो रेडियो हेड ऑपरेटर के थे, उनको लेकर के लड़ाई है। फिलहाल अभी ये लोग पुलिस अधिकारियों से मिलकर के निकले हैं भर्ती बोर्ड के, लेकिन अभी भी असमंजस में है कि 2.5 साल बीतने के बावजूद भी इनके हाथ नौकरी वो लगेगी या नहीं लगेगी। फिलहाल पूरा मामला जो है वो कोर्ट में फंसा हुआ है, कोर्ट में विचाराधीन है। लेकिन मामला यहीं पर आ रहा है कि सिर्फ छोटी सी गलती से, पुलिस के अधिकारियों के छोटे से फैसले से ये पूरा मामला सिर्फ न्यायालय में अटका हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश वर्मा के साथ शिवा शर्मा के न्यूज लखनऊ। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का।
हल्द्वानी में पेयजल किल्लत और बिजली की समस्या को देखते हुए जिलाधिकारी ने खुद धरातल पर उतरकर व्यवस्था को देखा और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ ट्यूबवेल और पंप हाउस का निरीक्षण भी किया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को बिजली और पानी की समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए। उन्होंने पानी की सप्लाई सुचारू जारी करने के निर्देश भी दिए। साथ ही बिजली विभाग को भी निर्देशित किया कि वह बिजली की चोरी को रोकते हुए आपको बता दें व्यवस्थित तरीके से रोस्टिंग पर काम करें, जिससे बिजली की पर्याप्त सप्लाई हो। यहाँ हल्द्वानी शहर में बिजली पानी का जो क्राइसिस है वो कुछ हमारे एरियाज़ हैं जहाँ ज़्यादा दिक्कत है, जिसमें राजपुरा का वार्ड है जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है और लगातार वहाँ समस्या आ रही है। तो आज उनके दोनों जो पंप हाउस हैं उनका निरीक्षण हमने जल संस्थान का किया है और उसमें जो नई लाइनें हैं या उसका जो वाटर का सिस्टम बनाकर उसकी आपूर्ति को रेगुलेट किया जाना है उसके संबंध में विभाग को निर्देशित किया है। साथ में आज बिजली की जो समस्या है उसके लिए हमने यहाँ यूपीसीएल का भी एक सबस्टेशन का निरीक्षण किया है। तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन की जो दिक्कतें आ रही हैं उसमें जो लाइन लॉसेज है, जो लाइनों में समस्या होती है, कंज्यूमर लाइनों में वोल्टेज का बहुत ज़्यादा जो है लोड बढ़ने की वजह से बाद में दिक्कतें आती हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में मिली जीत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव के परिणाम से भाजपा काफी उत्साहित है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों में विजय हासिल करी है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके के परिणाम आए हैं उनसे वो कितना उत्साहित हैं। भट्ट जी, आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन कराया, अपने जनता का भी आभार व्यक्त किया है। किस तरीके का आप ये चुनाव रहा और क्या आपने विश्लेषण किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा अनुसार हमको तीसरी बार हैट्रिक करने का मौका मिला है। हमारे 5 सांसद बड़े अच्छे मतों से जीते हैं। कोई 4 बार जीता, कोई 3 बार जीता, कोई 2 बार जीता है, कुछ पहली बार जीते हैं 2 सांसद। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जनता का जो स्नेह प्रेम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। अब हमारा कर्तव्य बनता है इस राज्य के विकास के लिए, जैसा मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि हर प्रकार का सहयोग केंद्र द्वारा हमको प्राप्त होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के विकास के लिए जो योजनाएं सोची हैं उसको क्रिया रूप मिलेगा और भविष्य के अंदर उत्तराखंड एक समृद्धशाली राज्य के रूप में स्थापित होगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। जो नए सांसद बने हैं, जो जिनको नई जिम्मेदारी मिली है, क्या उनसे उम्मीद लेकर के चले? क्योंकि हम जब कांग्रेस पार्टी के पास जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपके जो सांसद हैं उन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च नहीं करी, क्षेत्रों में वो गए नहीं, तो इस तरीके की परिस्थिति आगे ना आए, इसको लेकर के आप क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, जनता का जहाँ से मिल चुका और हम 5 लोकसभा जीत गए, तो कांग्रेस के इन आरोपों का आधार बसता नहीं है। हम लोग भविष्य के अंदर और अच्छा करें, इसके लिए निश्चित रूप से पार्टी प्रयास करती है। हमारे सांसद भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और बहुत प्रभावशाली हमारे 5 सांसद चुनाव जीत कर गए। मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ आगामी दिनों के अंदर हर क्षेत्र के विकास के लिए हमारे सांसद रात दिन प्रयास करेंगे। देखिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं कि आपने तीसरी बार हैट्रिक मारी है, लेकिन जो आप लोगों ने मार्जिन रखा था कि हर एक लोकसभा सीटों में आप कम से कम 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेंगे और कई सारे आपने टारगेट बनाए थे, लेकिन जब लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहे, तो आपको नहीं लगता कि जो मार्जिन है 5% की कमी ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं संजीवनी देती है? देखिए, जब मत प्रतिशत कम होता है तो निश्चित रूप से अंतर में मतदान प्रतिशत के अंतरों में अंतर आता है, और लेकिन हम उस लक्ष्य की ओर बढ़े। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखा जाता है, कोई छोटा लक्ष्य रख के बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। जब लक्ष्य बढ़ाता तो हम इस सीमा तक पहुँचे हैं। यानी कि हमारे अजय टोनर 3.5 लाख से ऊपर पहुँचे हैं। हमारे अच्छे मतों से 1.25 लाख तक भी हम हमारे सब सांसद पहुँचे हैं। तो मैं कहता हूँ भविष्य में इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा और हमारा जो जीत का आधार है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। जिस तरीके के परिणाम आए हैं, आपको लोक निकाय चुनाव में क्या ये परिणाम उत्साहित करेंगे पार्टी कार्यकर्ता? निश्चित रूप से उत्साहित करते हैं। जब जीत होती है तो उसका उत्साह सब जगह होता है, हर कार्यकर्ता में होता है। भविष्य के अंदर उत्साह वर्धन के हम भविष्य के कार्यक्रम पार्टी हम बनाने वाले हैं, उसका हमको लाभ होगा।
मीडिया से खास बातचीत के लिए। तो ये थे उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, जो कि दावा कर रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में काफ़ी उत्साह है और आगामी जो निकाय चुनाव आएंगे इस निकाय चुनाव में भी पार्टी को इसका लाभ होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल उत्तराखंड के इतिहास में पहली दफ़ा किसी पार्टी ने बैक टू बैक लगातार 3 बार राज्य की 5 लोकसभा सीटों में जीत हासिल करी है। ये अपने आप में एक इतिहास है। लेकिन इस लोकसभा के इलेक्शन में ये भी देखने को मिला है कि भाजपा ने जो लक्ष्य रखे थे उस लक्ष्य को भी कहीं ना कहीं भाजपा हासिल नहीं कर पाई है। इसके अलावा जो 5% से ज़्यादा की जो मार्जिन है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन भाजपा का कहना है कि जिस तरीके से उनके प्रत्याशी जीते हैं वो काफ़ी उत्साह देने वाला है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। बात करेंगे अगली खबर की। नकाबपोश बदमाशों ने देर रात घर में धावा बोलकर लूट की घटना को अंजाम दिया और लाखों की ज्वेलरी व नकदी लेकर फरार हो गए। खास बात यह रही कि बदमाशों ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर परिजनों को डराने धमकाने की कोशिश भी की। चौंकाने वाला ये मामला सहसपुर थाना क्षेत्र के खुशहालपुर गांव से सामने आया है, जहां देर रात करीब 2 बजे 4 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने बीच गांव में मौजूद एक घर में धावा बोला, जिन्होंने तमंचे के बल पर परिजनों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि मामले को गंभीरता से लिया गया है। पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मैडम जी, रात हम अपने घर में सो रहे थे पड़े और 2:45-2 के करीब हमारे यहाँ से गया थे हमारे घर में, और उन्होंने जो है ना हमारे सर पे बंदूक रखी, रिवॉल्वर, और हमारी वाइफ की भी, बच्चों की भी और मेरा भतीजे भी, और हमें सबको बंधक बना के और कहा कि हम क्राइम ब्रांच से आए हैं और तुम्हारे पास में जो काफ़ी सारा बैलेंस और ज्वेलर्स है वो हम लेने के लिए आए हैं और तुम्हें मार के जाएंगे यहाँ पर, और अगर जो तुम हल्ला मचाओगे तो हम तुम्हारे बच्चों को जान से मार देंगे। तो उन्होंने फिर हमें पकड़ के जो है ना जूट दिए, और जूट जाड़ के हमें हमारे पास जो ज्वेलर्स था, जो 70-80 हज़ार रुपये हमारे कैश थे और ज्वेलर्स, वो सब उठा के और हमें बंधक बना के, और वे 4 जने थे में और 4 जने निकल गए। के खुशहालपुर गांव है, वहां पर देर रात्रि करीब 1:30 से 1:45 के बीच में 4 अज्ञात बदमाश लोग जो है शरीफ फुरकान है उनके घर में चले गए थे, और वहां पर जो उनके परिवार के सदस्य हैं उनको ओवर पार करने के बाद गन पॉइंट पर उनके घर में रखे 70,000 रुपये कैश और 2 सोने की चेन और कुछ ज्वेलरी जो उनके पहनी हुई थी वो परिजनों से ले गए थे। चूँकि सूचना फिर देर रात्रि प्राप्त हुई, इसके लगातार फिर टीम ने पहुँच कर वहाँ जानकारी करी है, और जाते में जो बताया गया कि बदमाश उनके यहाँ से जो कि स्कूटी थी वो भी लेके चले गए। तो चूंकि इस तरह से सनसनीखेज वारदात रात को अंजाम दी गई है, वो भी देहात क्षेत्र के गांव के अंदर, तो समझ जानकारी की जा रही है। इसमें अलग डेडिकेटेड टीम बना दी गई है जो इन बदमाशों की तलाश के लिए भेजी गई है। चूंकि प्रकरण में मुकदमा दर्ज अभी लूट में प्रारंभिक जो तहरीर आई है उस पर दर्ज कर लिया गया, और बदमाशों की तलाश के लिए विभिन्न टीमें हमारे द्वारा इसमें डिप्यूट की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को, आपको बता दें, बड़े अंतर से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी एवं गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने अपनी जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने अपने वोट के रूप में उन्हें जो प्यार और दुलार दिया है उसके लिए वो हमेशा जनता के आभारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से जो वादे उन्होंने किए थे उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। गढ़वाल की महान जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने इतने बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाया है और मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में उनके विश्वास पर खरा उतरूंगा, और जितना विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया है मेरे ऊपर, उससे ज़्यादा मेहनत करके गढ़वाल के विकास के लिए बहुत सारे काम करने हैं। आने वाले समय में मैंने वादा किया था गढ़वाल देश की प्रथम लोकसभा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसको पूरा भी करेंगे, और जितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है इन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। आने वाले समय में आज स्वागत है, कल से काम शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे अगली खबर का। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद रुड़की में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और ढोल की धुनों पर जमकर डांस भी किया। इसके साथ ही आतिशबाजी कर अपनी खुशी जाहिर की। रुड़की में चंद्रशेखर चौक पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जमकर जश्न मनाया। इसके साथ ही आतिशबाजी करते हुए अपनी खुशी का इजहार किया।
भाजपा जिलाध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि जनता ने लगातार तीसरी बार मोदी सरकार पर अपना विश्वास जताया है और आने वाले 5 साल देश में इतिहास लिखेंगे और देश विकसित होने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गौरव कौशिक ने कहा कि दुनिया में मजबूत ताकत बन चुके भारत की रफ्तार को अब रोकने वाला कोई नहीं है। एक बार फिर मोदी सरकार को लाने में जनता ने जो योगदान दिया है, भाजपा पार्टी उनका आभार व्यक्त करती है। शासन के बाद जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर करने के काम करता है, उसके बावजूद 245 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में सामने आई है और लगभग 300 सीटें जीत करके एनडीए सबसे ऊपर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो माननीय पुष्कर साहब गांधी को, महेंद्र भट्ट को जो उम्मीद थी उत्तराखंड से, उत्तराखंड की जनता ने जो खुशी की है, उत्तराखंड की जनता का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मैं धन्यवाद करता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जिन लोगों ने इतनी भीषण गर्मी में बाहर निकलकर भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। जो हम कल तक बात कर रहे थे कि कमल खिलने वाला है, आज पूरे देश के अंदर कमल खिल चुका है। एनडीए को पूर्ण बहुमत की आज सरकार बनने जा रही है भारत के अंदर और हरिद्वार लोकसभा से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे सांसद बन चुके हैं और ऐतिहासिक विजय उन्होंने प्राप्त की है। तो आज खुशी का दिन है, कमल खिल चुका है। हर भाजपा के अंदर, हर हिंदुस्तानी के अंदर आज खुशी की लहर है। रुक करेंगे अगली खबर का। 2024 लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत की खुशी पर नैनीताल भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर मिठाई भी बांटी। सभी राज्यों में भाजपा की प्रचंड जीत पर नैनीताल विधायक सरिता आर्य ने यह जनता के विश्वास और कार्यकर्ताओं के समर्पण की विजय बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ा है, उसका ही परिणाम है कि तीसरी बार देश में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। विधायक ने देश की सम्मानित जनता को भाजपा पर भरोसा जताने पर आभार व्यक्त करते हुए भाजपा के सभी सांसदों को जीत की बधाई दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सभी जनता का आभार प्रकट करती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार प्रकट करती हूँ कि जिस तरह से आपके कुशल नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के कुशल नेतृत्व में और आपके कुशल नेतृत्व में हम सभी 5 सीटें जीत पाए हैं। मैं बहुत बहुत आभार आपका भी प्रकट करती हूँ और प्रचंड बहुमत हम लोगों को मिला है, हमारी सरकार बन रही है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और पूरे उत्तराखंड की देवतुल्य जनता और अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और सभी अपने 5 सांसदों को हार्दिक बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने के न्यूज इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव में मिली जीत के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। से भाजपा काफी उत्साहित है। लगातार 3 लोकसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य की 5 लोकसभा सीटों में विजय हासिल करी है। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके के परिणाम आए हैं उनसे वो कितना उत्साहित हैं। भट्ट जी, आपको बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके नेतृत्व में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन कराया, अपने जनता का भी आभार व्यक्त किया है। किस तरीके का आप ये चुनाव रहा और क्या आपने विश्लेषण किया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा अनुसार हमको तीसरी बार हैट्रिक करने का मौका मिला है। हमारे 5 सांसद बड़े अच्छे मतों से जीते हैं। कोई 4 बार जीता, कोई 3 बार जीता, कोई 2 बार जीता है, कुछ पहली बार जीते हैं 2 सांसद। और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की जनता का जो स्नेह प्रेम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है।
अब हमारा कर्तव्य बनता है इस राज्य के विकास के लिए, जैसा मोदी जी ने अपने उद्बोधन में कहा है कि हर प्रकार का सहयोग केंद्र द्वारा हमको प्राप्त होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश के विकास के लिए जो योजनाएं सोची हैं उसको क्रिया रूप मिलेगा और भविष्य के अंदर उत्तराखंड एक समृद्धशाली राज्य के रूप में स्थापित होगा, ऐसा हमको पूरा विश्वास है। जो नए सांसद बने हैं, जिनको नई जिम्मेदारी मिली है, क्या उनसे उम्मीद लेकर के चले? क्योंकि हम जब कांग्रेस पार्टी के पास जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपके जो सांसद हैं उन्होंने अपनी सांसद निधि खर्च नहीं करी, क्षेत्रों में वो गए नहीं, तो इस तरीके की परिस्थिति आगे ना आए, इसको लेकर के आप क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, जनता का जाने तो मिल चुका और हम 5 लोकसभा जीत गए, तो कांग्रेस के इन आरोपों का आधार बसता नहीं है। हम लोग भविष्य के अंदर और अच्छा करें, इसके लिए निश्चित रूप से पार्टी प्रयास करती है। हमारे सांसद भी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और बहुत प्रभावशाली हमारे 5 सांसद चुनाव जीत कर गए। मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ आगामी दिनों के अंदर हर क्षेत्र के विकास के लिए हमारे सांसद रात दिन प्रयास करेंगे। देखिए, इस बात में कोई दोराई नहीं कि आपने तीसरी बार हैट्रिक मारी है, लेकिन जो आप लोगों ने मार्जिन रखा था कि हर एक लोकसभा सीटों में आप कम से कम 5 लाख से ज़्यादा मतों से जीतेंगे और कई सारे आपने टारगेट बनाए थे, लेकिन जब लक्ष्य हासिल नहीं हो पा रहा, तो आपको नहीं लगता कि जो मार्जिन है 5% की कमी, ये कांग्रेस को कहीं ना कहीं एक संजीवनी देती है? देखिए, जब मत प्रतिशत कम होता है तो निश्चित रूप से अंतर में मतदान प्रतिशत के अंतरों में अंतर आता है, और लेकिन हम उस लक्ष्य की ओर बढ़े। लक्ष्य हमेशा बड़ा रखा जाता है, कोई छोटा लक्ष्य रख के बड़े लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। जब लक्ष्य बढ़ाता तो हम इस सीमा तक पहुँचे हैं, यानी कि हमारे अजय टोडर 3.5 लाख से ऊपर पहुँचे हैं। हमारे अच्छे मतों से 1.25 लाख तक भी हमारे सब सांसद पहुँचे हैं। तो मैं कहता हूँ भविष्य में इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा और हमारा जो जीत का आधार है वो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। जिस तरीके के परिणाम आए हैं, आपको निकाय चुनाव में क्या ये परिणाम उत्साहित करेंगे पार्टी कार्यकर्ता? निश्चित रूप से उत्साहित करते हैं। जब जीत होती है तो उसका उत्साह सब जगह होता है और कार्यकर्ता में होता है। भविष्य के अंदर उत्साह वर्धन के हम भविष्य के कार्यक्रम पार्टी में बनाने वाले हैं, उसका हमको लाभ होगा। इंडिया से खास बातचीत के लिए तो ये थे उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, जो कि दावा कर रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में काफ़ी उत्साह है और आगामी जो निकाय चुनाव आएंगे, इस निकाय चुनाव में भी पार्टी को इसका लाभ होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल उत्तराखंड के इतिहास में पहली दफ़ा किसी पार्टी ने बैक टू बैक लगातार 3 बार राज्य की 5 लोकसभा सीटों में जीत हासिल करी है। ये अपने आप में एक इतिहास है, लेकिन इस लोकसभा के इलेक्शन में ये भी देखने को मिला है कि भाजपा ने जो लक्ष्य रखे थे उस लक्ष्य को भी कहीं ना कहीं भाजपा हासिल नहीं कर पाई है। इसके अलावा जो 5% से ज़्यादा की जो मार्जिन है उसमें भी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन भाजपा का कहना है कि जिस तरीके से उनके प्रत्याशी जीते हैं वो काफ़ी उत्साह देने वाला है। अपने सहयोगी लईक अहमद के साथ मैं अंकित काला, के न्यूज़ इंडिया, देहरादून। तो देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।